वंदे मातरम। सकारात्मक भारत आंदोलन की फेसबुक लाइव जो है 90th है, 90वां फेसबुक लाइव है। और सायं 8 बजे रोजाना की तरह उदय मन्ना आप लोगों से बातचीत करने के लिए उपस्थित हो गया है। ढेर सारी बातें होंगी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, और ऑनवर्ड्स भी चल सकता है। ये निर्भर करता है कि आप कितनी रुचि ले रहे हैं, और सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम देता है। पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, और इसे पूरे देश में एक विचार क्रांति के रूप में आरजेएस जो है सामने आया। पिछले 5 साल से ये आंदोलन चल रहा है, और 25 राज्यों के लोग आरजेएस के 19 ग्रुपों में मौजूद हैं। और इस तरह के जो डिप्रेशन वगैरह होते हैं उसमें संवाद करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप सुनते हुए अपने विचार को, कोई भी विचार हो सकते हैं, तो आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। और इसके लिए एक मंच है आरजेएस का, ये फेसबुक लाइव। तो आइए आज फेसबुक लाइव की शुरुआत करते हैं। मुंबई से जो तैयार होकर आरजेएस का राष्ट्रीय गीत आया है उसको आपको अपने फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली तक पहुंचाते हैं। प्रिंसी राजपूत जी, जय हिंद। आप गुजरात से जुड़ चुकी हैं, एनजीओ चलाती हैं। जय हिंद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो सरकारों को जगाने का भी मंत्र है ये, जो आप वंदे मातरम करते हैं या जय हिंद जय भारत करते हैं। और इसे लेकर 5 सालों से हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। और अब तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हो चुका है, जो अगले साल 2021 में राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया गया है। उसमें आप अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का राष्ट्रीय सम्मान भेंट कर सकते हैं। इससे आपके जो नई पीढ़ी है या आपके रिश्तेदार हैं, वो भी आपके पूर्वजों के बारे में विशेष जानकारी भी लेंगे, और देश को भी जानकारी आप देंगे, क्योंकि वो किताबों के अंदर आपके पूर्वज का विवरण आ जाएगा, और ये किताब भारत भर में पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है वो आपके साथ है। सबसे बड़ी बात है कि संस्कार जो है वो बचपन से मिलने चाहिए, इसलिए हम लोग बराबर, बल्कि आरजेएस में भी एजुकेशन का जो ग्रुप है उसके माध्यम से हम लोग संस्कार देते हैं। और संस्कार पूरे भारत में देने की मुहिम चलनी चाहिए, क्योंकि वहां से फिर देश में अगर भारत का भविष्य जो बालक हैं अगर वो संस्कारित हो जाते हैं तो वो कंफर्टेबल लाइफ खुद के लिए और परिवार के लिए भी और समाज और देश के लिए भी वो बनेंगे। इसीलिए संस्कृति से जुड़ना, अपने परंपराओं का पालन करना, यहां पर एक ही चीज है कि हम अंधविश्वासों और कुरीतियों की बात नहीं करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन यही संस्कृति जो है, जो भारतीय संस्कृति है, पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ती है। वो किसी भी संप्रदाय की संस्कृति हो, लेकिन वो भारतीय संस्कृति है। और अभी विश्व उर्दू दिवस बनाया गया, और उर्दू जो है वो भारत की भाषा है। ये कितने लोग जानते हैं? ये हमें नई पीढ़ी को बताना है कि भाषा के आधार पर जो भेद कर दिया जाता है ऐसा नहीं है। आज़ादी से पहले तो कई प्रदेशों में उर्दू के अखबार लोग पढ़ा करते थे, गांव-गांव में जो पढ़े लिखे थे और उर्दू में पढ़ाई होती थी। तो ये उर्दू जो है भारत की भाषा है। उसी तरह से अलग अलग राज्यों के जो पर्व हैं
वो सब भारतीय पर्व हैं, किसी भी विशेष राज्य में मनाए जाते हैं, लेकिन हम लोगों को किसी भी संप्रदाय का पर्व है उसको भारतीय पर्व मानकर और पूरे भारत को एकजुट करने की हम लोगों की सकारात्मक सोच है। और इसे लेकर आप जानते हैं कि 20 नवंबर जो है वो पूर्वांचल का पर्व छठ का सूरज को डूबने का त्योहार है। यहां पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि डूबते सूरज को अर्घ्य देने का यानी सूर्य की उपासना का पर्व छठ जो है वो हमारी परंपरा का, हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा है। सिर्फ उगते सूरज को भारत नमस्कार नहीं करता है, वो तो करता ही है, सारी दुनिया करती है, तो वो तो 21 नवंबर को करेंगे, लेकिन 20 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का, प्रार्थना करने का, सूर्योपासना का पर्व है छठ। सर्दी के मौसम में जानते हैं सूर्य की किरणों से सुबह सुबह सूर्य नमस्कार के बारे में कल बताया गया था। इस तरह के जो चीजें हैं वो धर्म विशेष के नहीं हो सकते हैं, उसको एक भारत का पर्व हमें समझकर सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। और आइए आपको सीधे लद्दाख लिए चलते हैं। लद्दाख में दीपावली की क्या क्या संदेश है, यहां पर हमारे भाई आपसे बातचीत कर रहे हैं, आइए सुनिए। जुले नमस्ते व सलाम। मैं हूं सोनम वांगचुक, लद्दाख के इन पहाड़ों से। इस बार मैं आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देने आया हूं और खासकर भारत में और भारत से बाहर के बच्चों को। इस बार की दिवाली कुछ अलग सी है। यहाँ लद्दाख में 50,000 हमारे सैनिक भाई चीन के सीमा पर तैनात हैं इस ठंड में, बहुत ही मुश्किलातों के बीच। और दूसरी तरफ हर शहर हर गांव में कितने ही लोग कोरोना से बीमार हैं और उस वजह से कितने ही लोग अपने काम पे नहीं जा सकते, उनके बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, आमदनी या इनकम कम हो चुकी है और उनके बच्चों के पास भी बहुत कम पैसे हैं दिवाली मनाने की। तो इस बार मैं खास एक आप लोगों को संदेश देने आया हूं कि इस बार की दिवाली हो औरों के नाम। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। इस बार की दिवाली हो सैनिकों के नाम, इस बार की दिवाली हो मरीजों के नाम, इस बार की दिवाली हो गरीबों के नाम। तो पहला तो इस बार की दिवाली हमारे सैनिक भाइयों के नाम हो जो चीन से भिड़ रहे हैं। तो इस बार कोई भी ऐसा सामान न खरीदिएगा जिसके वजह से चीन मजबूत हो और हम कमजोर हों। जितना भी पैसा हम चीनी सामान खरीदने में लगाएं, चाहे वो दिए, पटाखे और गिफ्ट्स, चाहे वो कपड़े हो, मोबाइल फोन्स हो, वो पैसा सीधा चीन पहुंचेगा। दिवाली में अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत खरीदें, मगर देसी चीजें खरीदे जो लोगों ने अपने हाथों से बनाए हैं, चाहे वो मिठाई हो, खिलौने हो, कपड़े हो या दिए हो, वो सब खरीदें। और इससे आपके जो आसपास के लोग जिनकी नौकरियां चली गई हैं उनको आमदनी होगी। इससे हमारी अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी। जब लोगों के घरों में पैसे आए तो वो भी दिवाली मना सकेंगे। इसलिए भारत में बने लोकल आप जरूर खरीदिएगा। और इस बार की दिवाली हो मरीजों के नाम। हमारे जितने बड़े बूढ़े साथी शहरों में, अस्पतालों में बीमार हैं, उन्हें हम और मुश्किलात ना पैदा करें। जो पटाखों की आवाज है या उसका धुआं है, उससे मरीज तो परेशान होते ही हैं, बल्कि चिड़िया, जंगली जानवर सब डर जाते हैं। तो इस बार कोई पटाखा ना फोड़ें, सिर्फ दिए जलाइएगा, अंधेरे को भगाइएगा। दिवाली इसी का नाम है। और जी हाँ, तो ये सोनम वांगचुक जो है लद्दाख से ये संदेश दे रहे थे। और ये आकाशवाणी दिल्ली के एक अधिकारी मनोहर सिंह रावत, MS रावत जी ने भेजा था। और हमारे परिचित भी हैं MS रावत साहब, उनके साथ काम करने का हमें भी तजुर्बा है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव परिणाम आ गए और जो NDA की सरकार बनने जा रही है, ये तो निश्चित रूप से आप सभी को पता चल गया होगा। जो भी कयास और अटकलें लगाई जा रही थी, तो
अचानक किस तरह से ऐसा हो गया, ये लोगों के जेहन में है। और बहुत से लोग साइलेंट वोटर को, या कैसे हो गया ये सब, चमत्कार कैसे हो गया, और उसे लेकर शिकायतें भी की जा रही हैं कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि जो जो रैलियां थी उसमें तो भीड़ किसी और पक्ष में, किसी और पार्टियों, महागठबंधन के तरफ जा रही थी। लेकिन जेडीयू बीजेपी जो गठबंधन, जो एनडीए की सरकार है, एनडीए की बनती हुई सरकार दिख रही थी। फिर रात में घोषणा हुई, लगभग 1:30 बजे रात को फाइनल हुआ और एनडीए की सरकार बनना तय हो गया। और 125 सीट एनडीए को, 110 महागठबंधन को। तो प्रधानमंत्री, अब इसका जश्न मनाया जा रहा है दिल्ली में। बीजेपी मुख्यालय जो है वहां पे प्रधानमंत्री जेपी नड्डा जी और तमाम, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, सभी बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं राष्ट्रीय स्तर के, सभी वहां पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले लाइव आया था, मैं बताऊं 10 मिनट पहले। तो आपको ये प्रधानमंत्री ने खुलासा किया है, वो ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि इन्होंने कह दिया है मुख्यमंत्री कि एक तरह से लगभग तय घोषणा हो चुकी है। क्यों लोकतंत्र की जमीन कहा जाता है। आपने फिर सिद्ध किया है कि वाकई बिहारवासी पारखी भी है और जागरूक भी है। आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प के लिए आपने जो अपार प्यार दिया है, उससे भी मैं और हमारी पूरी टीम अभिभूत है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। और साथियों, मैं कल से टीवी पर देख रहा हूं, अखबारों में चर्चा है साइलेंट वोटर। साइलेंट वोटर, अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है। जी हाँ, तो इस तरह से खुलासा भी काफी कुछ हो गया है। अभी ये 10 मिनट पहले कि ये लाइव है और वहां पे सभी बड़े बड़े नेता जो हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है। एक बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है, क्योंकि बिहार जो है वो राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। और वहां अगर एनडीए जीत रही है तो निश्चित रूप से बहुत कुछ ये बातें कहेंगी। लेकिन यहां पर ये भी दीगर बात है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख नौकरियां हम देंगे, नौकरियां, तो उसके एवज में जो लोग थे विपक्ष में, मतलब विपक्ष का मतलब कि एनडीए के लोग थे, वो क्रिटिसाइज करने लगे थे। ये अखबारों में आपने देखा, टेलीविजन चैनल पे देखा, वार्ता शुरू हो गई कि भाई 10 लाख नौकरी कैसे देंगे, वहां से तो इतने पलायन होते हैं, नौकरी तो वहां है ही नहीं, कैसे होगा, ना तो इंडस्ट्री है ना उद्योग है, सारे बंद हो चुके हैं। वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत थी लेकिन वो बंद हो चुके हैं। इस बात की चिंता युवाओं ने नहीं की। सरकारें आती रही जाती रही, क्यों नहीं इंडस्ट्री को लेकर, शिक्षा को लेकर। अभी कुछ महीने पहले स्कूल बंद थे, कई महीने तक बंद थे, उसकी चिंता नहीं। लेकिन एनडीए की सरकार को जन समर्थन मिला। एनडीए सरकार जो है वो अब सत्ता में आ रही है। प्रधानमंत्री ने नीतीश जी की तरफ इशारा भी कर दिया है। देखना है आगे क्या होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कांटे की टक्कर आखिर हुई कैसे। तेजस्वी जी 31 साल के एक नौजवान ने इतनी बड़ी टक्कर दे कैसे दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी थी। यह तो तुक्का लग गया। साइलेंट वोटर की बात जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो यह तुक्का लग गया।
जैसे भी है सरकार तो बन जाएगी, नमन है, स्वागत है जनादेश का। चुनाव आयोग ने रात में ही घोषणा कर दी, तो इस आधार पर सरकार तो बन जाएगी। लेकिन ये जो ग्राउंड रियलिटी है, इससे बिहारवासी कैसे पीछा छुड़ाएंगे? अन्य प्रदेशों में पलायन इंडस्ट्री कब तक रहेगी? कल भी इस बात की चर्चा की गई थी, कल भी वहां से लोगों ने बात की थी, बिहार से कुछ वीडियोस आरजेएस फैमिली ने भेजी थी। अब हम लोगों का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की यात्रा मार्च में थी, जो लॉकडाउन के चलते हमारे आरजेएस ऑब्जर्वर जो जुड़े हुए हैं, दीप माथुर जी, उनकी सहमति और अन्य जो लोग हैं उनकी सहमति से हुआ कि हम लोग इस समय यात्रा ना करें, इस समय देश के हालात ठीक नहीं हैं, तो यात्रा कैंसिल हो गई थी। लेकिन बिहार में वित्त रहित शिक्षा प्रणाली है, कई सालों से है। क्यों है? रोजगार के लिए वहां इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि बिना इंडस्ट्री के तो रोजगार कहां से पैदा होंगे? इंडस्ट्री खत्म हो गई हैं, वो कैसे पुनर्जीवित होंगी? और भी ऑफिसेज में जिस तरह की चीजें होती हैं वहां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी कह रहे हैं, और आपको रूबरू कराते हैं। ये कल भी इनका आया था, लेकिन वीडियो समय पे नहीं पहुंच पाया था, तो इसको एडिट करके एक साथ कर दिया गया है और आपको आप तक साझा कर रहे हैं। मैं पटना बिहार से बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन अध्यक्षीय कार्यालय से अपना संदेश सरकार से, बनने वाली सरकार से जारी करते हुए मैं यह घोषणा करता हूं कि एनडीए के 125 सीट और महागठबंधन के 110 सीट आए हैं। अब एनडीए की सरकार बनेगी तो मैं इस सरकार से बिहार की जनता की ओर से मांग करता हूं कि नंबर 1 में मांग है घर बैठे श्रमिक बेरोजगार का काम यानी रोजगार। बिहार के सारे विश्वविद्यालय से तकनीकी में शिक्षा प्राप्त के नौकरी, बिहार के उत्पाद को प्रसंस्करण हेतु लघु उद्योग, बाढ़ का अस्थायी निदान, सुखाड़ का अस्थायी निदान, बिहार के सरकारी दफ्तरों में जनता के आवेदन को तय सीमा में सकारात्मकता के साथ निष्पादन किया जाए। मैं साहित्यकार, कवि, लेखक डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी, पटना बिहार से धन्यवाद। सकारात्मक आंदोलन, उदय कुमार मन्ना, दिल्ली, आरजेएस संस्थान को समर्पित। उस मतगणना के घोष में एनडीए के 126 5:30 बजे तक का रुझान है और महागठबंधन का रुझान 108 पर है। ये तो कल की बात बता रहे हैं। आप सार्वजनिक तौर पर यह समझ सकते हैं कि बिहार सरकार में कहीं ना कहीं कोई सरकार चलाने में कमी रह गई। अब कमी क्या है सो आप जान लीजिए। कमी है कि बिहार सरकार में 40 विभाग, 40 में सिर्फ 4 विभाग कार्यरत रहा है। वह 4 विभाग के अलावे जो 36 विभाग है जहां कोई काम नहीं हुए, या तो शिथिल कर दिया गया, उसे अनुदान नहीं दिया गया, या किसी तरह का कोई कुछ हुआ ही नहीं काम, और बरसों से टाल मटोल होते रहा। यह टाल मटोल आपको जिला समाहरणालय ब्लॉक में देखने को मिल जाएगा, जबकि इसकी जानकारी हासिल करने के लिए सरकार के पास तमाम एजेंसियां मौजूद हैं। अब इन एजेंसी से वह जरूर है, इन तमाम सरकारी दफ्तर में जांच विभाग जरूर है, लेकिन कोई कहीं कुछ सिर्फ वेतन लेने का काम करता है। अगर सरकार हारी है या हार रही है या मकसद से पुनः सरकार में आ रही है, तो समझ लीजिए कि ये नकारात्मक सोच के तहत दिल्ली के उदय मन्ना जी ने इस तरह से डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने वहां के बिहार के हालात को बारे में बताया, रोजगार की बात की कि अब बिहार के दोनों हाथ में बिहार वासियों के लड्डू थे, क्योंकि जो नई सरकार बनने जा रही है ये 19 लाख रोजगार की बात की है घोषणा पत्र में। अब 19 लाख रोजगार की गारंटी है, लेकिन वो गारंटी केवल भ्रम न रहे, उसको लेकर बिहार वासी जो है किस तरह का रुख अपनाएंगे ये बिहार पे निर्भर करता है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया लगातार इस सवाल को उठाएगी
और जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं, वैसे नीतीश कुमार का बनना तय है, प्रधानमंत्री जी ने आज इशारा किया है। और फिर वो नया क्या रोजगार की कदम उठाते हैं, पलायन किस तरह से रोकते हैं, रोजगार के लिए इंडस्ट्री किस तरह से वो पुनर्जीवित करते हैं। बंद हो गई हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज। तो ये जो ग्राउंड शिक्षा को लेकर क्या करते हैं, वो वित्त रहित शिक्षा प्रणाली बिहार में कब तक चलाते रहेंगे, ये सब तमाम सवाल हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं गांवों तक नहीं पहुंच पाई हैं। हार्ट अटैक होने के बाद सिवाय मरने के कोई चारा नहीं है। तो उन सब चीजों को किस तरह से गांव गांव तक सरकार पहुंचाएगी, इन सब चीजों को लेकर हम लोगों की नजर भी रहेगी बिहार पर, क्योंकि अगली यात्रा जो है बिहार पे ही होने वाली है। तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, जैसे दीप माथुर जी ने कमेंट किया, आरजेएस राष्ट्रीय ऑब्जर्वर है, और उन्होंने जिस तरह से कमेंट किया, तो इन बातों पर आप 2-4 लाइन जो है वो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं कमेंट्स से जो है लोगों में जागरूकता आती है और आपके विचार जो हैं वो पहुंचते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। वहीं पर अभी हम लोग बिहार में ही हैं। बिहार से ही हम ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, जो कि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है 2021 के, उनका पोस्ट आया है, आज ही आया है और काफी सक्रिय है। वंदे मातरम, ये समाचार हम सकारात्मक योद्धाओं को सचेत करने वाला है। हमें याद रखना चाहिए कि सत्ता परिवर्तन अशांति का माहौल बनाता है, क्योंकि नकारात्मकता पद्मनाभम की तरह फुफकारती है, वातावरण को अशांत करती है। हमारे बिहार प्रांत की और अमेरिका के राजनीतिक हलचल सम लक्षणों से परिलक्षित हो रही है, यानी वैश्विक दृष्टिकोण में वो सोच रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम आरजेएस सकारात्मक भारत निर्माण के योद्धा के कार्य क्षेत्र के विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने का समय आ गया। मतलब वो अपनी दुआ कर रहे हैं कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना शुरू कर दें। इस माहौल में हमें अपनी क्षमता को स्मरण का समय है। नकारात्मकता का वास अशांति में है, तो सकारात्मकता का वास शांति में है। शांति के स्पर्श से अशांति खत्म होगी। अशांति से घबराकर भागने की आवश्यकता नहीं है। हम अशांति की अपेक्षा शांति के आसन में आराम फरमाएंगे। नकारात्मकता की तनिक भी संभावना का तहे दिल से नकारेंगे। शेष विरोधी कार्यवाही प्रजातंत्र के प्रशासन पर सकारात्मक प्रभाव के हित में छोड़ते हैं। सकारात्मक ऊर्जा के खेल का आनंद लें। नकारात्मकता निष्प्रभावी रहेगी। अशांति पर शांति की विजय सुनिश्चित होगी। जय मां भारती। ओम प्रकाश झुनझुनवाला। तो नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय गाथा इन्होंने कही है, और वैश्विक स्तर पर इन्होंने कल्पना की है कि अब हम लोग वैश्विक स्तर पर भी कुछ ऐसा करें। तो उसके लिए आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये स्पीच सुननी पड़ेगी कि जीतने के बाद वो अपने लोगों से, अमेरिकन से क्या कह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोए बाइडेन। And I'm humbled by the trust and confidence you've placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again. And to unite us here at home. It's the honor of my lifetime that so many millions of Americans have voted for that vision. And now the work of making that vision is real. It's a task, the task of our time. Folks, as I said many times before, I'm Jill's husband. And I would not be here without her love and tireless support of Jill. And my son Hunter and Ashley, my daughter, and all our grandchildren and their spouses and all our family. They're my heart.
Jill's a mom, a military mom, an educator. And she has dedicated her life to education. But teaching isn't just what she does, it's who she is. For American educators, this is a great day for y'all. You're going to have one of your own in the White House. And Jill's going to make a great First Lady. I'm so proud of her. And I'll have the honor of serving with the fantastic Vice President who you just heard from, Kamala Harris, who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. Don't tell me it's not possible in the United States. It's long overdue. And we're reminded tonight of those who fought so hard for so many years to make this happen. But once again, America's bent the arc of the moral universe more toward justice. Kamala, Doug, like it or not, your family. You become an honorary Biden. There's no way out. जी हाँ, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये संदेश दे दिया और किस तरह से पारिवारिक बातें की। जीतने के बाद किस तरह से उन्होंने पूरे अमेरिका को यूनाइट करने, काम करने और एजुकेशन की बात की। उनकी वाइफ जो है एजुकेटर हैं। ये दृष्टिकोण जो है कहीं ना कहीं प्रेरित करता है कि हमारे जो नवनिर्वाचित नेता हैं वो किस तरह की भाषा बोलते हैं और किस तरह की भाषा बोलनी चाहिए। इसको लेकर आरजेएस फैमिली जो है वो आगे आए और उनको एक मार्गदर्शन दे। क्योंकि आप ये मत समझिए कि नेता बन जाने से, बल्कि नेता बनने से नहीं होता है। उनकी सोच में अगर नेतृत्व करने की क्षमता है तब उनको नेता माना जाएगा। और जीत हार तो होती रहती है, कोई दो खेलेंगे तो जीत हार हो जाएगी, लेकिन दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां या जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं, क्या वो जनता से पूछकर खड़े किए जाते हैं या जनता के विश्वास लेकर पार्टियां खड़ी करती हैं? ऐसा बहुत कम होता है। जनता का विश्वास लेकर पार्टियां खड़ी नहीं की जाती हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा करती हैं, अपने हिसाब से टिकट देती हैं। हमारे नेता अगर कोई अलग बात कहते हैं तो वहां पर जनता को यह जागरूक करने की जरूरत है कि हम लोग जनता जो है केवल वोट बैंक नहीं है। केवल वोट बैंक के आधार पर यह सब निर्णय नहीं होना चाहिए। और यहां पर एजुकेशन की बात की गई, जो बाइडेन ने अमेरिका की बात की, इसलिए यहां पे समसामयिक है। हम लोग भी करते हैं, हमारे बहुत से नेता जो हैं बहुत ही सकारात्मक राजनीति करते हैं और हम लोग जो है सकारात्मक राजनीति को प्रमोट करना चाहेंगे। हम लोग नेताओं के साथ शीर्ष स्तर की बैठक करेंगे, शीर्ष स्तर की बैठक करेंगे। राष्ट्रपति भवन के पास से हम लोगों ने साउथ ब्लॉक से इस कार्यक्रम का शुभारंभ मई 2019 से शुरू की थी, लेकिन वो कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जब भी कोरोना लॉकडाउन खत्म होगा, हम लोग इस चीज को शुरू करेंगे कि आखिर वो सारा राजनीतिज्ञ हम ही लोगों के परिवार हैं, भारतीय परिवार है। केवल वोट बैंक से ये देश चलेगा तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। हमें सकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ना ही होगा। देश में शांति चाहिए तो बढ़ना पड़ेगा। और किस तरह से संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता था, जिस तरह से मुंबई में हुआ, जो कुछ भी हुआ आपने देखा होगा, जो एक पत्रकार को लेकर और गिरफ्तारी हुई और उसको लेकर तमाम तरह के देश में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश बंट जाए। देश इन बातों पे क्यों बंट जाता है, ये इस पर विचार करना होगा कि इन चीजों पे अर्णव गोस्वामी की बात कर रहे हैं, रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ, जिनको कि आज ग्रांटेड इंटरिम बेल बाय सुप्रीम कोर्ट अ वीक आफ्टर हिज अरेस्ट। अर्णव गोस्वामी, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। देश में विरोध हो रहा था, तो अर्णव गोस्वामी किस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे, क्या वो मानदंड पर था? ये आप सब विचार करें।
कि हमें समर्थन किस चीज का करना है, और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, क्या उस तरह से भी गिरफ्तारी पत्रकारों की होगी आने वाले समय में, भविष्य में? पत्रकार इसकी भी चिंता कर रहे हैं। दोनों पक्ष हम लोगों के सामने है, दोनों पक्ष हम लोगों के सामने है कि पत्रकार क्या पक्षकार है या वो पत्रकार है। तो इसीलिए शब्द निकाला गया सकारात्मक पत्रकारिता। पत्रकारिता तो कई तरह की हो सकती है, लेकिन सकारात्मक होगी तो निश्चित रूप से वो पक्षकार की नहीं होगी। तो इसलिए हम लोगों को इन चीजों पे बल देना है। और एक बार आपको बिहार के इलेक्शन पर चर्चा जो हो रही है, ये इन सब चीजों पे ये टेलीविजन चैनल पे आ रहा है। एनडीए 125, आरजेडी 110, एलजेपी 1, अदर्स 7, न्यूज़ 24 की ये खबर है। तो ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं, आरजेएस ने भी एजुकेशन ग्रुप कई साल भर से ऊपर हो गया एजुकेशन ग्रुप का, आरजेएस फैमिली के बच्चे उसमें हैं और मैट्रिक के टॉपर भी हैं उसमें बच्चे, तो उन लोगों तक शिक्षक भी हैं, तो वो जानकारी हम लोग उन तक पहुंचाते हैं। और बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, बच्चे कैसे बलशाली बनेंगे, महापुरुषों के आदर्शों पर कैसे चलेंगे, इन सब चीजों पर नेताओं को ध्यान देना चाहिए। जैसे रोजगार पे बात उठ रही है कि रोजगार पे, उसी तरह से बच्चों को संस्कारित करने के लिए स्कूलों को ही, या हम लोग बच्चों को केवल गार्जियन के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। हर गार्जियन पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बुद्धिजीवियों का, इसमें सरकार इन्वॉल्व हो, बहुत सारे एनजीओज होते हैं, वो जन जागरण का कार्यक्रम लगातार चलना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी लगातार तैयार होती रहती है और नई पीढ़ी को ही भारत का भविष्य माना जाता है। इसलिए जरूरत है, और आरजेएस अपने सकारात्मक भारत आंदोलन में बच्चों को महत्व देती है, परिवार को महत्व देती है। परिवार की इकाई एक छोटी इकाई है, व्यक्ति से परिवार, और परिवार से आपका समाज, और समाज से आपका राज्य, जिला, राज्य, ऐसे बढ़ते बढ़ते देश बनता है। तो एक एक परिवार की जो छोटी इकाई है, देश की छोटी इकाई परिवार है, वहां बच्चों को कैसे बलशाली आप बनाएंगे, कैसे? हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है जहां पर बच्चे इस तरह की चीजों की, और है भी तो बहुत ही नगण्य है। इस तरह की इस बच्चे की उंगलियों में कितनी ताकत होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। किस तरह से जो ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी, क्या आज उस तरफ किसी का रुझान है? आखिर समाज अगर इधर उधर भटक रहा है, जो अपराध हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? हमारी फिल्में, हमारे टेलीविजन किस तरह के संस्कार दे रहे हैं, किस तरह के घरों में चीजें प्रवेश कर गई हैं, और बच्चे को कैसे आप बचाएंगे? तो ये स्वच्छ मानसिकता जब तक पैदा नहीं होगी, ऐसे बच्चों का निर्माण करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो बच्चों का निर्माण आप कैसे करेंगे? बच्चों का निर्माण करने के लिए आपके समाज में इस तरह की जागृति होनी चाहिए। और ये जागृति कैसे आएगी? मणिपुर के बच्चों को देखिए, लेकिन बहुत थोड़ी जगहों पे है ये।
जी हाँ। तो ये सारी चीजें हैं, इन बच्चों की उंगलियों में, इनके शरीर में किस तरह की ताकत उत्पन्न हो जाएगी और किस तरह से रेजिस्टेंस पावर बन जाएगा, कितने मजबूत बालक होंगे। क्या इन चीजों की कल्पना कोई कर रहा है, या फिर सिर्फ जीत और हार और राजनीति पर चर्चा करके ही हमारी दिनचर्या जो है पूरी समाप्त हो जाएगी, या इन बातों पर भी विचार करने के लिए हमारे समाज के पास समय है और स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था के लिए हम आवाज उठा रहे हैं? ये विचारणीय प्रश्न है। और समाज को अगर बलशाली बनाना है, बलशाली बच्चे बनाना है, वीर बालक जिसको कहते हैं, हर समाज के बच्चों को की तरफ जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। एक छोटा सा व्यवहार जो है वो समाज को मजबूत करेगा। इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की यहां पे जरूरत है। तब जब सकारात्मक राजनीति हो जाएगी तो वो जनता के बारे में, कल्याण की योजनाओं को लागू करने पे ध्यान देंगे, शोशोबाजी पे नहीं देंगे, और जनता तक सीधा वो योजनाएं पहुंचेंगी। उसके लिए निगरानी किस तरह से की जाती है, क्या इसकी कोई हर ऑफिसेज में निगरानी होनी चाहिए? सारा काम खराब हो रहा है बिना निगरानी के, एक के ऊपर एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, निगरानी का प्रोटोकॉल होना चाहिए। तब जाकर सकारात्मक सोचने के लिए हम मजबूर भी होंगे। जो नकारात्मक लोग हैं वो उनको मजबूर होना पड़ेगा कि हमें इसी तरह का ऑफिसेज में है। जैसे सवाल उठाया जाता है सरकारी ऑफिसेज में काम नहीं होते, आज सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, नौकरियां बहुत कम हो जाएंगी। ये त्रासदी जो है इस युग में, ये नकारात्मकता सरकारी कर्मचारियों के बीच में। लेकिन कोरोना काल में सारे अस्पताल जो हैं सरकारी लोगों ने ही सेवा की है, ज्यादातर शुरुआत में तो यही था। माता पिता के साथ हमारे व्यवहार कैसे होने चाहिए, आप जानते हैं, मुझे पता है कि आप जानते हैं, लेकिन आपके बच्चों को नहीं पता है। उनको संस्कारित करने के लिए ये रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को ग्रुप में भेजा जाता है। लेकिन बेहद ही अफसोस की बात है कि इन चीजों को आप अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाते हैं, और आप ये कल्पना करते हैं कि निश्चित रूप से हमारा बच्चा तो निश्चित रूप से वो सभ्य होगा, सुसंस्कृत होगा। ऐसा नहीं है। बच्चों को बार बार उन चीजों की शिक्षा की जरूरत होती है। जैसे कुम्हार बार बार शेप देने के लिए वो जो चाक चलाता था एक जमाने में, आज भी चाक पे दिए वगैरह जो हैं और सारी चीजें बन रही हैं, कुम्हार आज भी हैं, और किस तरह से मिट्टी को वो शेप देते हैं। तो बच्चों को इस तरह की शेप देना, हम सभी गार्जियन हैं, इन चीजों को बच्चों तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए परिवार की कल्पना की गई है। आरजेएस एक सकारात्मक सोच है, ये पारिवारिक सोच है। और यहां पर मैं माता पिता के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में आपको रिपीट कर देता हूं। आप जानते हैं, लेकिन फिर भी रिपीट करते रहने से कई चीजें हमें रिमाइंड हो जाती हैं, कई चीजें याद हो जाती हैं, फिर हम अपने आचरण में उसको लाते हैं। और जानकारी और आचरण में लाना दोनों दो चीज है। जानते सभी कुछ हैं, लेकिन आचरण में कैसे आएंगे, सकारात्मक भारत आंदोलन इसीलिए है। इसमें है कि अपने माता पिता का सदा आदर करो। सभी जानते हैं, लेकिन माता पिता को भी पता चलना चाहिए कि आप आदर कर रहे हैं। माता पिता को दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज देने की चेष्टा करो। बड़ी से बड़ी चीज देने की चेष्टा कीजिए, कोशिश कीजिए। वो लौटा देंगे, उनसे पूछ लीजिए, उनके दिल तक पहुंचने के प्रयास कीजिए कि उनको किसी ऐसी चीज की जरूरत है क्या और आप दे सकते हैं क्या। खुश होंगे वो। अपने माता पिता से कभी इसकी चर्चा ना करें कि कब तुमने उनका सम्मान किया या उनका कोई काम किया। कितनी बड़ी बात है। माता पिता को कभी इस बात का नहीं करें कि आपने माता पिता के लिए ये कर, क्योंकि आप उऋणी हो ही नहीं सकते। माता पिता के कर्ज से आप उऋणी हो ही नहीं सकते। उनकी बात को ना काटो, सुन लीजिए उनकी बातों को। उनकी आवाज पर फौरन हाजिर हो जाइए ताकि वो लगे कि आप आज्ञाकारी हैं। उनसे बातें करते वक्त मुंह न बनाइए, उनकी हर आज्ञा का पालन कीजिए। अपने माता पिता से बात करते समय ऊंची आवाज में न बोलिए। अपने माता पिता की राय के बिना सफर पर न निकलिए। उन्हें खुशी पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिए। अपने माता पिता से सदा प्यार कीजिए, क्योंकि आपको हर अच्छी चीज उन्हीं से हासिल हुई है। आपने अगर इस दुनिया को देख रहे हैं तो आप माता पिता के चलते ही देख रहे हैं। तो ये संस्कृति जो है, यही सकारात्मकता है। ये माता पिता का आदर करना हमारी संस्कृति रही है और खुशियां वहीं से आती हैं।
वृद्धाश्रम जो आज खुल जाते हैं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोग माता पिता का संस्कार जो है बच्चों के अंदर डाल दें। अब आचरण करके आप जैसा करेंगे बच्चे के मन में भी वैसी ही भावना आएगी, वो उसको परंपरा मान लेगा। आप आज्ञाकारी तो बच्चे भी आज्ञाकारी होंगे। इसलिए शांति अगर चाहिए तो वो शुरुआत होती है अपने अंदर से ही। अपने अंदर में आपके ब्रह्मांड है, आप बुजुर्गों की सेवा सम्मान है, जहां सुख समृद्धि शांति है। जी हां, वृद्धों की सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये संस्कृत में श्लोक है। और देखिए संस्कृत की संस्कृति जो है ना, ये बहुत जबरदस्त चीज है। और इसको गा के एक गायिका ने सुनाया है और हम थोड़ी देर के लिए उसको म्यूट करेंगे, म्यूजिक को, उस वॉइस को, और आप स्वयं उसका उच्चारण करेंगे। एक बार हम सुनाते हैं आपको कि संस्कृत किस तरह से संस्कार देता है, कैसे हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है कि हमें चीजों को, मैं तो रिमाइंड कर रहा हूं, आप सब जानते हैं, लेकिन आखिर इन चीजों से ही तो संस्कृति बचेगी। संस्कृत की जो संस्कृति है, और संस्कृत में कितने अच्छे अच्छे चीजें हैं, उनको आप काट नहीं सकते हैं, बस अध्ययन करने की जरूरत है। एक जमाना था कि पढ़ने नहीं दिया जाता था, वो भी जमाना था, लेकिन अब उसी को चिंता में पड़े रहेंगे कि भाई हमारे उन लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया, आप हमारे दुश्मन हैं, उसका बदला नहीं। कैसी ऐसी अजीब सी बातें हैं। हमारे महापुरुषों ने, अभी हम लोग पहले भारत के शिक्षा मंत्री की चर्चा करेंगे, अबुल कलाम आजाद साहब का। शिक्षा मंत्री थे और उनके बारे में कई तरह की ऐसी नकारात्मक बातें कही। अब भाई वो पहले शिक्षा मंत्री थे, अगर उनमें कुछ कमियां थी तो आप कर लीजिए ना। हर भारत का नागरिक उस दिशा में आगे बढ़े। आपने क्या किया है अपने, मैं एक मंत्र बताता हूं आपको, ये आरजेएस की फिलॉसफी है और सोच है। जो लोग नकारात्मक किसी महापुरुषों के बारे में कहते हैं ना, उनसे पूछिए कि भाई आपने देश के लिए क्या किया। उन्होंने तो, वो तो गलत थे, चलो छोड़िए। आपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए क्या किया। चुप्पी साध जाएंगे ऐसे नकारात्मक लोग। हम लोगों ने पहले नारा दिया था ना, नकारात्मकता भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। नकारात्मक लोगों को नकारात्मकता छोड़ने के लिए कहा गया है। उसका अर्थ यह है कि नकारात्मक विचार जो है उसको छोड़ने के लिए जरूरत है। और आप लोगों से यह अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो, इसके यूट्यूब पर भी आप भेज दीजिए, आप 10 लोगों को भेजिए, आप शेयर कीजिए। इस वक्त भी आप शेयर कर सकते हैं। आपका पैसा तो नहीं लगता ना। आरजेएस ने कभी आप लोगों से कभी पैसा मांगा है कि आप इस मद में पैसे दे दीजिए, उस मद में पैसे दे दीजिए? पैसे नहीं मांगते हैं। सहयोग अगर किसी कार्यक्रम के लिए लिया जाता है तो वो सहयोग में आ जाता है, लेकिन डोनेशंस, पैसे नहीं। लेकिन फिर भी आपने देखा, जो हमारे यार दोस्त मित्र हैं, तन मन धन से हम लोग लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं कि अगर ये सकारात्मक भारत आंदोलन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, आपके सगे संबंधियों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। इसमें बहुत सारी चीजें, अबुल कलाम आजाद के बारे में, जो प्रथम शिक्षा मंत्री, उनके बारे में, अभी धोंडो केशव कर्वे साहब, महर्षि धोंडो केशव कर्वे साहब के बारे में चर्चा की गई थी, क्योंकि उनकी पुण्यतिथि और जयंती पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपके ही बच्चों को पता चलेगा कि भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय किस आदमी ने स्थापित किया था। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। बच्चा ऐसे पढ़ेगा, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़े वो, लेकिन एडेड एडवांटेज उसको एजुकेशन का मिल जाएगा, तो इसमें बुराई क्या है? तो इसलिए निवेदन है कि इसको जब आप शेयर करते हैं तो आप सकारात्मक व्यक्ति हैं और कोई पहचान नहीं होती है। अच्छी चीजें, अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं, तो इसको आप समझिए कि शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। और संस्कृत की बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारी बातें। यहां पर हम एक टिप्स भी देंगे कि जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, उसकी विधिवत पुस्तक जो आ रही है, वो उसमें मैटर जो होगा, उसमें 1 पेज का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 का विज्ञापन दे दिया गया है।
एक पेज विज्ञापन रहेगा, क्योंकि पुस्तक में आप जानते हैं वो एक विज्ञापन की तरह छापा जाएगा। आप अपने पिताजी के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपने बारे में बता सकते हैं। किताब ये एडवांटेज देगी, पूरा का पूरा पेज जो है प्रशस्ति पत्र की तरह जो है उसमें डिटेल्स डाले जाएंगे। किताब के हिसाब से जानकारी परक होगी, उद्देश्य परक होगी और सार्थक किताब निकाली जाएगी। उस पर बहुत काम किया जाएगा। उसके लिए पूरा संपादक मंडल है और सबकी नज़रों से गुजारा जाएगा। आरजेएस फैमिली में बहुत सारे विद्वान लोग हैं और उन लोगों की नज़रों से किताबें देखकर, क्योंकि ये पूरे भारत में पहुंचानी है, मंत्री के हाथों में जाएगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री तो आप जानते ही, हमारे साथ हम लोगों ने 3 साल काम किया है। हम लोग दिल्ली के शिक्षा मंत्री और पोखरियाल साहब की स्क्रिप्ट आ चुकी है। जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तो उनका आलेख आ चुका है। मैं सीधा अब संस्कृत की संस्कृति से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन आप लोग भी ये तैयार रहिए कि इस संस्कृत को लेकर आपको भी गुनगुनाना है। शर्त यह है कि आपको भी गुनगुनाना है, उसके मौके आपको दिए जाएंगे। आप ध्यान से सुनिए इस गायिका की ये आवाज। समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम भजे व्रजैकमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपेक्ष गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अरंग रंग सागरम नमामि कृष्णनागरम नमामि कृष्णनागरम। वैसे तो काफी कठिन लग रहा है, लेकिन अब आप मोचनम विशाल लोललोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम मनोज गर्व मोचनम विशाल लोललोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्रवान धारणम नमामि कृष्णवारणम नमामि कृष्णवारणम। अब आप लोगों की बारी है। कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम भजे व्रजैकमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपेक्ष गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम कृष्ण नागरम। तो देखने में जिस तरह से संस्कृत भाषा है, देववाणी कही जाती है, और देखने से आपको लगेगा कि ये बड़ा क्लिष्ट है, कठिन है, लेकिन किस तरह से इसकी गायिका ने जब उच्चारण किया तो कितना आसान हो गया, और कितनी तुकबंदी है इसमें, कितना इसमें सारी चीज़ें हैं। ये कृष्ण की भक्ति है वगैरह चीज़ें हैं, दिल में सीधा उतर जाती है इस तरह की चीज़ें। लेकिन आप जानते हैं कि जो गज़ल है वो एक भाषा जो है गज़ल की, वो क्या होती है, गज़ल होता क्या है, तो इससे आपको रूबरू बहुत ही रेयरेस्ट जो है आरजेएस रिसर्च टीम ने भेजा है। गज़ल जो है वो जैसे मतला होता है, शेर होता है, मक्ता होता है, काफिया और रदीफ होता है ना। गज़ल में गज़ल गजल कहते हैं लोग, लेकिन नुक्ता दोनों में लगता है। अभी आपको दिखाते हैं, चरणजीत चरण जी का ये पोस्ट है, और गज़ल क्या है आज इसकी जानकारी जो है आरजेएस फैमिली तक, फेसबुक फ्रेंड्स तक पहुंचा रहे हैं। गज़ल मतला, शेर, मक्ता, काफिया, रदीफ, चरणजीत चरण जी। अब चरणजीत चरण जी से भी रूबरू कराते हैं, स्वयं ये बताएंगे कि आखिर ये गज़ल क्या है
और गीतों के साथ बताएंगे कि कैसे कैसे मात्रा लगती है, हमारे गीतकार, उनका कितना सम्मान करना चाहिए हम लोगों को कि ऐसी ऐसी गज़ल की रचना। जगजीत सिंह जी का नाम आपने सुना ही होगा, वो गाते हैं, बहुत अच्छा गाते थे गज़ल जो है, और हम लोगों तक पहुंचाते थे। तो गज़ल के बारे में आज पूरी जानकारी आप लीजिए। सांझ ढले इति हो गई, गगन तले इति हो गई, हम कितने इति हो गई, एकाकी। देखिए कितनी खूबसूरती से गाया भी गया है कि जहां पे इति है वहां पे उति नजर आती है। जो एक शुरुआत गजल की होती है वो कहां से होती है, उसमें होता क्या है? गजल में सबसे पहला होता है मतला। मतला क्या है यहीं से आप समझ लीजिए। गजल का जो मतला होता है वो दो पंक्तियों का एक शेर होता है, और ये दो पंक्तियां होती हैं, दोनों पंक्तियों में तुकांत समान होता है। अब दोनों मिसरों में एक और चीज होती है, काफिया और रदीफ। अब इस काफिया रदीफ को भी समझना बहुत जरूरी है। काफिया वो होता है जो बार बार रिपीट होता है, मतलब जो तुकांत होता है हमारा, और रदीफ वो होता है जो बदलता नहीं है, वो बार बार एक ही शक्ल में रिपीट होता रहता है। काफिया हमारा तुकांत होता है, वो शब्द अलग अलग होंगे लेकिन उनका आखिरी मात्रा या आखिरी शब्द जो होगा वो अलग होगा। बस इसको ध्यान रखिए। अब इसकी मैं तख्ती करके आपको बताता हूँ, जो आपको स्क्रीन पे भी मिलेगी, कि इसकी मात्राएं गिनेंगे कैसे, इसको कंप्लीट कैसे करेंगे इस बहर को। इसमें 4 रुकन इस्तेमाल हुए हैं मुफाइलुन वाले। अब उनको गिनिएगा, कैसे गिनिएगा? जैसे मुझे, मैं पे एक मात्रा, झे पे एक मात्रा बड़ी, तो म सिंगल, झे डबल यानी एस, मुझे तेरी, टे पे एक ही मात्रा डबल, री डबल, तो ये एक मुफाइलुन हो गया। मुझे तेरी यानी 1 2 2 2, मुझे तेरी मुफाइलुन। मोहब्बत, अब ये मोहब्बत में क्या है, मु जो है वो एक मात्रे का, छोटा ऊ है, सिंगल हो गया। मुहब, अब ये 2 हो गए, हब से हमारे 2 अक्षर बने, मुहब है और बे, तो यहां से एस का ये एक वो बनेगा, चिन्ह बनेगा, यानी ये डबल मात्रा है। हब अत, मुहब्बत। अब उसमें बे और ये जो है वो 2 एक संयुक्त अक्षर बना है, तो मुहब्बत जो बनता है वो 5 मात्रिक होता है। मुहब्बत, मुहब्बत, डबल बे है, तो 1 2 2, मुझे तेरी मोहब्बत का की 2 मात्राएं हो गई, आ का डंडा है तो डबल हो गया, यानी एक मुफाइलन तो हो गया, मुझे तेरी, यहां तक एक हो गया। उसके बाद मोहब्बत का, फिर ये दूसरा मुफाइलन हो गया, मोहब्बत का, मुझे तेरी मोहब्बत का। वो ठीक से समझ लें, सा। जी हाँ, तो काफ़ी कुछ गज़ल के बारे में कि देखिए गज़ल के एक एक मात्रा पे किस तरह से बैठाई जाती है, किस तरह से गीतकार जो हैं उसको लिखते हैं। तो इस तरह से गज़ल के बारे में आप लोगों तक जानकारी पहुंचाएगी। अब आइए, आपको जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जा रहा है, और पहले भारत के शिक्षा मंत्री जो अबुल कलाम आज़ाद साहब, इनको हम लोग आज याद कर रहे हैं। और इनके बारे में ओम बिरला जी फेसबुक से जुड़े हुए हैं, और लोकसभा अध्यक्ष, भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात स्वाधीनता सेनानी और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। अपनी पुस्तकों में उन्होंने ब्रिटिश शासन का पुरजोर विरोध किया और भारत में स्वशासन की वकालत की। शिक्षा के क्षेत्र में तथा IIT, IIM और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसे संस्थानों की स्थापना में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उनका जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में आज सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। और उन्होंने ये तस्वीर भी साझा की है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का, भारत के पहले
शिक्षा मंत्री। तो ये जानकारी जो है ये नई पीढ़ी तक जानी चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे। और एक रेयरेस्ट फोटो में आपको हम दिखाना चाहेंगे कि मौलाना आज़ाद साहब बैठे हुए हैं और आप देखिए अबुल कलाम आज़ाद साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये इस फोटो में हैं। महात्मा गांधी के साथ जो है वो आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद जी, आप पहचान गए होंगे अबुल कलाम आज़ाद साहब, ये जो टोपी पहने हुए हैं। और पीछे अब्दुल गफ़ार खान साहब बैठे हुए हैं, सरोजिनी नायडू भी बैठी हुई हैं। तो ये यादगार तस्वीर है। और अब आप लोगों तक और भी अन्य तमाम जानकारियां हैं जो धीरे धीरे अब आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो सलीम अली साहब जो आप जानते हैं कि वो पक्षी विज्ञानी थे, उनकी जयंती 12 नवंबर है। और सलीम अली साहब ने कई किताबें वगैरह भी लिखी हैं, पक्षी विज्ञानी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस इनके नाम पे 12 नवंबर जयंती को मनाया जाता है। गौरतलब है कि इनके नाम पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कोयम्बटूर के निकट अन्नाईकट्टी नामक स्थान पर सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र स्थापित किया गया है। सलीम अली पूरा नाम सालिम मोइजुद्दीन अब्दुल अली ये था और एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। सलीम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की। सन 1906 में 10 वर्ष के बालक सलीम अली की अटूट जिज्ञासा ने ही पक्षी शास्त्री के रूप में उन्हें आज विश्व में मान्यता दिलाई। देखिए 1906 में 10 वर्ष के बालक सलीम अली की अटूट जिज्ञासा ने ही पक्षी शास्त्री के रूप में उन्हें आज विश्व में मान्यता दिलाई। ये बचपन में आप बच्चों को जो संस्कार दे देंगे, बच्चे वही आगे चल के बनते हैं। पक्षियों के सर्वेक्षण में 65 साल गुजार देने वाले इस शख्स को परिंदा का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता था। पद्म विभूषण से नवाजे इस परिंदे के मसीहा ने के प्रकृति संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जी हाँ, इस तरह के इन लोगों ने किताबों के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हैं। और मदन मोहन मालवीय साहब स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, आज उनको भी पुण्यतिथि पर जन श्रद्धांजलि देने का दिन है। मदन मोहन मालवीय 12 नवंबर पुण्यतिथि, स्वतंत्रता सेनानी। महामना कहा जाता है मदन मोहन मालवीय जी को। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इन्होंने 1-1 रुपये लोगों से मांग कर दान के रूप में कैसे विश्वविद्यालय को खड़ा कर दिया। ऐसे समाज सुधारक होते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में दान देने की बहुत पुरानी परंपरा है और सही जगह पे दान देने पर वो चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया। भारत रत्न भी मोदी सरकार ने इन्हें भारत रत्न भी दिया। और पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सकें। मालवीय जी सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, देशभक्ति, आत्मत्याग में अद्वितीय थे। इन समस्त आचरणों पर वे न केवल उपदेश ही दिया करते थे अपितु स्वयं उसका पालन भी अपने आचरण में करते थे। वे अपने व्यवहार में सदैव मृदुभाषी रहे। देखिए इतनी बड़ी चीज जो है मदन मोहन मालवीय साहब ने कर दी है और उनकी पुण्यतिथि पर इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है। और आप लोगों को जरूरत है कि आप 10 लोगों को, 10 परिवारों को लाभान्वित करें, क्योंकि आपको गूगल पे सारी चीजें मिल जाएंगी लेकिन आपका बच्चा गूगल से नहीं पढ़ पाएगा, ये मानना पड़ेगा। वो इन चीजों की जानकारी में इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसको एक जगह क्लब की हुई चीजें अगर मिल जाती हैं तो फिर आपका बच्चा जो है वो इन महापुरुषों के बारे में
पढ़कर जानकर, और फिर वो प्रेरित होगा। बचपन में अगर आप प्रेरित कर देंगे तो आपकी आधी समस्या जो है अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे बच्चों को अगर इस तरह की शिक्षा आप दे देते हैं, मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, ये आप देख लीजिए। सकारात्मक संस्कार ही अपराध खत्म कर सकते हैं, सरकारें नहीं, और ये किसी दुकान में नहीं, परिवार के बुजुर्गों से ही मिलती है। परिवार के बुजुर्गों की दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं, अनुभव का खजाना होते हैं वो। ये हम बच्चों को कब बताएंगे? और ये स्टाइल जो है, बच्चा नतमस्तक हो रहा है, फिर तो कई तरह की समस्या जो है परिवार में दूर हो जाएगी, क्योंकि वो अपने बुजुर्गों से जुड़ जाएगा। और इसीलिए राष्ट्रीय सम्मान की कल्पना इसीलिए की गई। हम लोग शिकायत तो बहुत करते थे कि हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वरिष्ठ नागरिकों को बच्चे जो हैं वृद्धाश्रम, ये तो है, महापुरुषों को कोई याद नहीं करता। देखिए हम लोग दोनों काम कर रहे हैं और दोनों काम का डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। जो किताब आ रही है उस पर एक चर्चा करेंगे, हालांकि उसका विधिवत जो है वो उसके बारे में 20 नवंबर को बताया जाएगा किताब में, क्योंकि PDF का लॉन्च होगा, आप लोग करेंगे वो 18 नवंबर को आप लोगों को भेज दी जाएगी और आप लोग उस पर कमेंट्स भेजेंगे और यहाँ पे लाइव में आप लिखेंगे। 20 नवंबर को साढ़े 8 बजे 100वां फेसबुक लाइव के पूर्व संध्या पे यह कार्यक्रम रखा गया है। तो वहां हम जानकारी सिर्फ दे रहे हैं, विधिवत तो आपको उस दिन बताया जाएगा। जो कंक्रीट जानकारी है, जो किताब आ रही है, उसमें पूरा पेज RJS राष्ट्रीय सम्मान के विज्ञापन के लिए दे दिया गया है कि आप उसमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो पूरे भारत में पढ़ी जाए और प्रेरक हो वो। तो उसका मटेरियल आप लोगों को, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या आप लोगों तक जब भी जानकारी पहुंच रही है, अगर आप RJS राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है तो आप लोग अपने जो पसंद के आपके महापुरुष हैं उनके बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में आप डिटेल भेजें, लिखकर भेजें, और अपने बारे में भी भेजें। और साथ में आपके पास अगर बेटर फोटो हो, एक फोटो आपने भेजा तो वो डिजाइन में आ गया, वो उसको इस्तेमाल किया गया, लेकिन आपके पास अगर बेटर फोटो हो, क्योंकि किताब की बात है, तो आप उसको भी साथ में भेजें। और पूरा पेज जो है RJS राष्ट्रीय सम्मान 2021 के लिए रहेगा, पूरा एक पेज, जिसमें कि लगभग आप समझिए कि 600 के लगभग वर्ड्स आ जाएंगे या 550 वर्ड्स आएंगे। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप लोग उस जानकारी आप भेज दीजिए, जो भी लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो आप लिख कर भेज दीजिए या जानकारी पहुंचा दीजिए, ताकि उसको तैयार किया जा सके और विधिवत 20 नवंबर को इसकी घोषणा की जाएगी। तो यही है संस्कारित करने का, और आप लोगों तक रोज़ाना आकर ये जानकारी जो है पहुंचाई जा रही है। महापुरुषों के बारे में जानकारी लगातार दे दी जा रही है। सैनिटाइजर अगर घर में है तो बच्चों से दूर रखिएगा, क्योंकि सैनिटाइजर लगाने के बाद वो ज्वलनशील होता है, और कहीं दिया और या पटाखे तो ऐसे दिल्ली में बंद है, लेकिन हम लोग तो पूरे देश की बात करेंगे। किसी भी कारणवश जो है जो सैनिटाइजर है वो ज्वलनशील होता है। वो सैनिटाइजर लगा के और अगर पटाखे पकड़ लिए, दिया पकड़ लिए, तो दुर्घटना हो सकती है, हाथ में आग जल सकता है हाथ। तो ये जानकारी भी जो है, और डॉक्टर के अग्रवाल जो हैं वो इस बारे में सेंसिटाइज कर रहे हैं, और हम लोग इसको दीपावली के अवसर पे आप जानते हैं कि तो सेंसिटाइजर्स आर फ्लेमेबल, बी केयरफुल दिस दिवाली। डॉक्टर के अग्रवाल ये जानकारी मुहैया करा रहे हैं कि कीप देम अवे फ्रॉम फायर एंड डोंट सैनिटाइज योर हैंड्स बिफोर लाइटिंग दियाज एंड कैंडल्स। पटाखे भी जोड़ लीजिए इसमें। तो सैनिटाइजर को लेकर आप सावधान रहिए। बच्चों को अगर घर में है तो बाहर जाएंगे बच्चे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सैनिटाइजर लगा के बाहर चले जाएं और कुछ दिया या पटाखे या आपकी नॉलेज में ना हो। तो बच्चों से कम्युनिकेशन करना जो है एक बहुत बड़ी सकारात्मक सोच है। बच्चों से जितना आप कम्युनिकेशन करेंगे आपके घर में उतनी ही शांति आएगी। कम्युनिकेशन ये भी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि देश भर के RJS फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स के बीच जो है वो कम्युनिकेशन होता रहे। और कन्हैया लाल सेठिया जी के बारे में कन्हैया लाल सेठिया जी की आज जयंती है। महाकवि श्री कन्हैया लाल सेठिया
ये इनकी पुण्यतिथि है। 11 सितंबर 1919 जयंती है और 11 नवंबर 2008 यानी कि आज पुण्यतिथि है। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। आपको 2004 में पद्मश्री साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1988 में ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इतना काफ़ी है कि कन्हैयालाल सेठिया साहब महाकवि के बारे में जानकारी जो है वो एक अहम जानकारी जो है वो चलते चलते आप लोगों को दे दें। ये आज ही ये खबर आई है और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल को और ऑनलाइन कंटेंट इसमें फिल्म वीडियो जो भी कर रहे हैं लोग वो सब शामिल हो जाएंगे। आईएनबी मंत्रालय की निगरानी में कार्य करेंगे। उसके तहत जो है वो जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। स्वच्छंद पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। आईएनबी मंत्रालय की निगाह अब रहेगी स्वच्छंद, जिसको कि बिना किसी कंटेंट पर भी निगाह रहेगी। तो ये जानकारी आरजेएस फैमिली और डिजिटल मीडिया पर लगाम लगाई जा रही है। इसको लगाम भी नहीं कहेंगे, लेकिन संविधान के अंदर एक तरह से संवैधानिक रूप से इसको एक कानून के दायरे में लाया जा रहा है। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल कंटेंट प्रोवाइडर को अब सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत लाया जाएगा। देश में चलने वाले ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से आज जारी की गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलों, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडरों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ऑनलाइन फिल्मों के साथ ऑडियो विजुअल कार्यक्रम, ऑनलाइन समाचार और कंटेंट अफेयर्स के कंटेंट भी आएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी है। अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े न्यूज या कंटेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालयों के तहत लाने का कदम उठाया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत पर जोर दिया था। इस पर केंद्र सरकार ने अदालत में कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मानक तय करने हैं तो पहले डिजिटल मीडिया के लिए नियम कानून बनाए जाने चाहिए। इसके पीछे सरकार ने तर्क देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए पहले से गाइडलाइन मौजूद है, लेकिन डिजिटल मीडिया की पहुंच बहुत अधिक है और उसका असर भी ज्यादा होता है। डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी प्रिंट और टीवी के संवाददाताओं जैसा लाभ। इससे पहले सरकार ने देश में काम कर रहे डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए एक सुविधा दी थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि वो डिजिटल मीडिया निकायों के पत्रकारों, फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता जैसे लाभ देने पर विचार कर रही है। यही नहीं, सरकार ने यह भी कहा कि वो इन पत्रकारों, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों को आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में भागीदार की पहुंच देने पर भी गौर करेगी। और सरकार ने डिजिटल मीडिया निकायों से अपने हितों को आगे बढ़ाने और सरकार के साथ संवाद के लिए स्वयं नियमन संस्थाओं का गठन करने को कहा है। जागरण.com की खबर है और आप लोगों तक पहुंचाना जो है वो ज़रूरी था कि अब जो कुछ भी सोशल मीडिया पे या न्यूज़ के कोई भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन चीज़ों पर जो है निगाह रखें। और मेरे ख्याल से इसी के साथ जो है अब इस कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। तो अंत में एक बार फिर कि 20 नवंबर को विशेष फेसबुक लाइव होगा और आप जुड़िए, अपनी बात कहिए। और जो मैगजीन है, अगर आप नंबर देते हैं तो 18 नवंबर को आपको ये पीडीएफ आरजेएस स्मारिका सोवेनियर की आपको भेज दी जाएगी। इसका लॉन्च होगा यहाँ फेसबुक लाइव में। अंत में जाते जाते आप लोगों से परिचय कर लेते हैं। प्रिंसी राजपूत जो आरजेएस फैमिली में है, गुजरात से जुड़ी हुई बिंदा मन्ना जी मेरी धर्म पत्नी है और देख रही हैं। और दीप माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर, आप जुड़े सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रिंस राजपूत जी लिखती हैं बहुत अच्छा, और आगे लिखती हैं दिल्ली में अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी हम दिल्ली से बात कर रहे हैं और आप गुजरात से हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग जुड़ रहे हैं, पूरा देश जुड़ रहा है। दीपक कुमार शर्मा जी देख रहे हैं। दीपक कुमार शर्मा जी सकारात्मक भारत आंदोलन से आप जुड़े हुए हैं। आप अगर अच्छा कार्यक्रम ये लगता है, ये 100वां एपिसोड के अवसर पे 20 नवंबर को भी आप आमंत्रित हैं और आप नंबर भेजेंगे तो आपको पीडीएफ आरजेएस की भेज दी जाएगी ताकि आप यहाँ पे समीक्षात्मक कमेंट्स कर सकें उस पीडीएफ के बारे में। उस स्मारिका पर भी आरजेएस की जो है उसी पर आज 20 नवंबर को समीक्षा होगी। और हरीश कुमार शर्मा जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
और आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी लिख रहे हैं, मन्ना जी के माध्यम से लद्दाख के भाइयों और बहनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वांगचुक जी के विचार बहुत अच्छे लगे। जी हाँ, वांगचुक जी की आज वीडियो जो है शेयर की गई थी दीपावली के अवसर पे। दीप माथुर जी को बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। नरेंद्र टेटेसर जी, आरजेएस राष्ट्रीय स्टार, जय हिंद। मुकेश भटनागर जी, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है। आशा है आप लोग आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता अपने पूरे पेज का विज्ञापन आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आप अच्छा सा लेख भेजें, बहुत अच्छा रहेगा। और बिहार वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं, नई सरकार को भी, दीप माथुर जी, पूरे बिहार को कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन हो गया, नई सरकार भी बनने जा रही है। वंदे मातरम लिख रहे हैं नरेंद्र टेटेसर जी। और मुकेश भटनागर जी ने कुछ लिखा है। इसी तरह की चीज़ें हम लोगों को लिखनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि यहाँ पर और लोगों तक जानकारी ये पहुँच जाएगी। मुकेश भटनागर जी लिखते हैं, नालंदा बुद्ध राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण की तपोभूमि व कर्मभूमि न जाने कहाँ खो गई। साइलेंट वोटर से बाजी मारी, साइलेंट रहती है सरकार। फिर सुनेंगे कहानी 5 साल बाद, रहना चौकन्ना यार अब की बार। जी हाँ, हम लोग चौकन्ना रहेंगे, आप सही कह रहे हैं। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया चौकन्ना रहेगी और 19 लाख रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा। बार बार चर्चा उसकी की जाएगी, बिहार के लोगों से भी कहा जाएगी कि भाई बिहार सरकार क्या कर रही है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया बिहार हम लोगों को जानकारी दे, फेसबुक लाइव में आपसे रूबरू कराएंगे। विश्राम वाचस्पति जी को पीछे भी कहा था कि सर 2 लाइन आपका आशीर्वाद चाहिए। इस तरह की फेसबुक लाइव से जुड़ना और अपनी बातें लिखना बहुत अच्छा लगेगा और जुड़ाव इस तरह से बढ़ता जाएगा। और आप लोगों का योगदान, अब मैंने कल से एक चीज शुरू की है कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं 19 ग्रुपों में भेज देता हूं, तो आपके जो कमेंट्स हैं वो 19 ग्रुपों में 25 राज्यों तक पहुंच जाते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा प्रयोग करते हुए कि आप लोग क्या लिख रहे हैं, ये वीडियो के माध्यम से तो आ जाता है, लेकिन आप जो लिख रहे हैं वो उन तक सीधा पहुंच जाता है, क्योंकि इसको तुरंत शेयर किया जाएगा और साथ में यूट्यूब पे इसको डाला जाएगा। और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए डॉक्टर शेख वहाब साहब जुड़े हुए, इस्लामिया कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, जय हिंद लिख रहे हैं। और मुकेश भटनागर जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चा उदय जी, धन्यवाद सर। और आरजेएस स्टार बड़हरा भोजपुर बिहार, आरजेएस स्टार कुणाल सिंह जुड़े हुए हैं। कल कुणाल सिंह जी की जो चुनाव के बारे में उन्होंने रिजल्ट जो निकला था, इन्होंने बहुत सहयोग दिया था कल के। उन्होंने बिहार से कुछ जो चुनाव डिक्लेयर हो गए थे तो उन्होंने भेजा था, वो न्यूज़ भेजी थी। तो कुणाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमन कोहली जी देख रहे हैं, रमन कोहली जी, ये सकारात्मक भारत आंदोलन, ये सकारात्मक सोच, आप तो खैर बहुत विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, आपका डीपी भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोहली साहब, ये हम लोग पारिवारिक ये है, आरजेएस जो है ना, राम जानकी संस्थान, हम 5 साल से हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन चलाकर जो है लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, और खास करके हम लोग आगे की जो नई पीढ़ी है उन तक की बुजुर्गों का सम्मान कैसे होगा, तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घर घर में ना लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने बड़े लोगों का सम्मान करें। और ये भावना कैसे आएगी, आचरण में कैसे आएगी, जानते सभी हैं, समझते कितने हैं, उसी पर ये तवज्जो दिया जाता है। हमें विकास करने के लिए या पैसे कमाने के लिए वो जो होता है येन केन प्रकारेण, यहाँ वो चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ पे संस्कृति, संस्कार जो हमारे अपने हैं, महापुरुषों की बातें, क्रांतिकारियों की बातें, और जीवन में कैसे बच्चे जो हैं आगे बढ़ें, उस चीज़ पर तवज्जो दिया जाता है। तो आपके विचार जो हैं, स्क्रीनशॉट इसकी भेजी जाएगी। अगर रमन कोहली साहब आप कुछ लिखते हैं 2 लाइन भी, तो वो चीज़ें और लोगों तक वो सेवा हो जाएगी आपकी। मुकेश भटनागर जी कह रहे हैं, बुजुर्ग सेवा सम्मान है, जहां सुख समृद्धि शांति वहां, और जिसने किया न माँ बाप का सम्मान, वो जीते जी किसी का ना हो पाएगा जी। और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, और आपकी पोस्ट आज साझा की गई है जो आपने आज भेजा था। ओम रबे नाम की तेजोमय सूर्य रश्मियां नकारात्मकता के लिए विनाशकारी, सकारात्मकता के लिए पावन। जी हाँ, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी। जय सकारात्मक भारत निर्माण आंदोलन। जी हाँ, सकारात्मक भारत भवन निर्माण, ये भी आरजेएस का है, प्रपोज्ड है, और जिसके लिए ज़मीन मिल गई है, और
वहाँ पे जो लोग बाहर से आएंगे उनको ठहरने की व्यवस्था के बारे में हम लोग चिंतित हैं। और सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जिलेवार बनेगा, सूचना केंद्र। और सुशील खन्ना जी जय हिंद, वंदे मातरम। दीप माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर लिख रहे हैं, बहुमूल्य जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर कोशिश है आप लोगों के मार्गदर्शन में कि लोगों को ये चीज़ें उनके घर के लिए लाभदायक हो। एक जगह संस्कार की बातें और आगे बढ़ने की बातें और सकारात्मक ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी, कैसे सकारात्मक अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे डेवलप करें। कल योग के बारे में भी हम लोगों ने बाबा रामदेव और जो अपने आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार में आए थे हीरा योगी जी, तो वो दिल्ली के अंदर उन्होंने घोषणा की है कि हम 100 पुरुषों को खासकर वो कह रहे हैं कि 100 पुरुषों को हम वो करेंगे, बीमारी ठीक करेंगे। 100 पुरुषों पर वो काम करने जा रहे हैं। और फेसबुक पे भी आप उनसे जुड़ सकते हैं, हीरा योगी के नाम से फेसबुक है। तो लोगों को जोड़ते चला जाए, आगे बढ़ते चला जाए। और फेसबुक लाइव शाम 8 बजे होता है, कुछ ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन जो लोग आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है वो लोग अपने पूरा पेज दिया जा रहा है, उस पर अपने पूर्वजों के बारे में, अपने बारे में और जो उनके पसंद के महापुरुष का जो अवार्ड घोषित किया है जिनके नाम पे आरजेएस का, वो आप लिख कर भेज दीजिए। हम लोग उसको स्टैंडर्ड देकर एक राष्ट्रीय मानचित्र पर ले जाने की किताब में पहल जो है उसका आप भेजिए, हम लोग करेंगे। पूरा पेज आप लोगों को समर्पित कर दिया गया है। और संजीव पवार जी जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग अपना नंबर देते हैं, अच्छा कार्यक्रम लगता है, बाद में भी सुन सकते हैं। फेसबुक पे ये रहता है, यूट्यूब पे भी लग जाता है। और कल सायं फिर मिलेंगे 20 नवंबर को, याद रखिएगा, विशेष फेसबुक लाइव होगा जिसमें हम लोग कुछ विशेष प्रेजेंटेशन भी होगा। जो आप आज देख रहे हैं शायद उस दिन कुछ अलग ढंग से होगा, क्योंकि हम लोग अलग ढंग से कई कार्यक्रम पीछे भी फेसबुक में कर चुके हैं। इसी तरह का नहीं होगा, कुछ खास होगा। तो इतना ही अभी जानकारी देते हैं। और कल सायं 8 बजे 91 एपिसोड फेसबुक लाइव के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद जय भारत के साथ अभी विदा ले लेते हैं और गाने के साथ आपको जो आरजेएस का राष्ट्रीय सॉन्ग है उसके साथ छोड़े जाते हैं। जय हिंद जय भारत मुस्कान के साथ कल सायं 8 बजे फिर मिलेंगे। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।